नमस्कार। सबसे पहले मैं एक वाकया सुनाता हूँ। हमारे शिक्षक ने जब हम लोग बच्चे थे क्लास में आके 2 प्रश्न किया। उनका पहला प्रश्न था, ऐसे देश का नाम बताओ जहाँ दुनिया में सबसे अधिक धान की खेती होती है, चावल की खेती होती है। हम लोग जानते थे, बता दिए, उस देश का नाम है जापान। दूसरा प्रश्न जो पूछा बड़ा कठिन था। उन्होंने पूछा कि ऐसे एक और देश का नाम बताओ जहाँ की पानी पर खेती होती है। भला कहीं पानी पर खेती होती है? हम लोग हंस दिए। उन्होंने कहा नहीं, ये सच है। एक ऐसा देश है जहाँ जमीन कम है और लोग ज़्यादा हैं। 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन है और 13 करोड़ लोग हैं। उस हिसाब से, लोगों के हिसाब से ज़मीन कम है। और जो भी ज़मीन है 73%, 73% या तो वो पहाड़ है या जंगल है, जहाँ न लोग बस सकते हैं, न खेती हो सकती है और न वहाँ उद्योग हो सकता है। लोगों के रहने के लिए सिर्फ समुद्र के किनारे की जगह है। तो बड़ी सीमित स्रोत हैं, उनके सुविधा हैं, उसी में उनको आगे बढ़ना था, उनकी जिज्ञासा थी। तो उन्होंने क्या किया कि पानी पर लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े बिछा दिए, मिट्टी डाल दी और खेती शुरू कर दी, और खेती चल पड़ी। तो हम लोगों ने प्रश्न पूछा अपने शिक्षक से, उस देश का नाम तो बताइए। कहा वो देश और कोई नहीं, जापान ही है। बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि पानी पर खेती करके जापान दुनिया में सबसे अधिक धान चावल पैदा कर रहा है। उसी जापान के साथ कुछ दिन पहले भारत ने एक लॉजिस्टिक ट्रीटी की है। लॉजिस्टिक ट्रीटी का अर्थ है कि एक दूसरे के पास जो सैनिक सुविधा है उसका लाभ दोनों से उठा सकते हैं। ये सैनिक फौजी ट्रीटी नहीं है कि युद्ध के मैदान में दोनों लड़ेंगे, लेकिन सुविधा जो है उसका दोनों को मिलेगा। ये पहली बार भारत ने सिर्फ जापान से ट्रीटी नहीं किया। इसके पहले साउथ कोरिया से, ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से, फ्रांस से और अमेरिका से भी कर चुका है। एक और है क्वाड, एक संगठन है जिसमें भारत, उसके सदस्य हैं, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। चाहे लॉजिस्टिक ट्रीटी हो या क्वाड हो, इस सब ने इन सभी देशों को एक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा कर दिया है। अगर कोई खतरा है, अगर कोई थ्रेट है इंडो पैसिफिक जोन में, तो सब मिलकर उसे निपट लेंगे खूब अच्छी तरह से। और वो थ्रेट चाहे चाइना हो या कोई और हो। दूसरी बात, इससे सामरिक फायदा बहुत हुआ, स्ट्रैटेजिक लाभ बहुत हुआ भारत को, क्योंकि चाइना बीच में है और पूर्वी तरफ, उसके पूर्व में है जापान और उसके पीछे भारत है। ये फायदा हुआ। लेकिन जो संबंध है भारत और जापान का बहुत पुराना है। 6वीं शताब्दी में जब पहली बार बौद्ध धर्म वहाँ पहुँचा, तो उसके माध्यम से भारतीय संस्कृति भी वहाँ पहुँच गई, और वो भारत और जापान के बीच में एक सांस्कृतिक संबंध हुआ। एक दूसरे को लोगों ने दूसरे की सराहना की, दोनों के समाज को, दोनों के धर्म को। जहाँ तक आधुनिक संबंध है, मॉडर्न रिलेशन है जापान और भारत का, वो 1949 में शुरू हुआ। पंडित नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जापान के चिड़ियाघर में एक हाथी भेजा और वहाँ के बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। वहाँ लोग मायूस थे, वहाँ लोग परेशानी में थे, उन्हें घर से निकलना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ ही बरस पहले दुनिया में सबसे पहली बार जो अणु बम गिराया गया वो जापान में भी हुआ था। कहते हैं 10 मिलियन लोगों ने जानें गंवाई। इस परिस्थिति में उन्हें प्यार की ज़रूरत थी, मोहब्बत की ज़रूरत थी, उत्साह की ज़रूरत थी, सराहना की ज़रूरत थी, जो भारत ने किया। और फिर 2-3 साल बाद 1952 में एक पीस ट्रीटी भी किया। और पीस ट्रीटी के बाद फिर संबंध रुका नहीं, आगे बढ़ गया, संबंध बढ़ता रहा। और इंदिरा गांधी 1982 में वहाँ गई, लोगों को उत्साहित किया, लोगों को प्रोत्साहित किया। और जो माहौल था युद्ध वाला, जहाँ पर कि जापान युद्ध हार भी चुका था, अणु बम के खतरे बड़े बड़े झेले थे, जहाँ पर कि इतने लोग सिर्फ सही मर गए ऐसा नहीं है, बल्कि जो नए बच्चे जन्म ले रहे थे वो भी घायल बच्चे थे। जो कि वहाँ पर लोग बचे थे वो भी घायल थे। उस मायूसी से निकालने में भारत ने बहुत बड़ी भूमिका की, जिसकी सराहना आज तक जापान के लोग कर रहे हैं। अभी तक जो मैंने अपनी बात आपसे शेयर की वो थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जापान, जो मायूस था अणु बम के कारण। अब जो मैं बात करूंगा वो करूंगा
जापान के शौर्य पर, जो 19वीं सदी के अंत से शुरुआत होती है। 1895 में युद्ध हुआ चीन और जापान के साथ, और चीन को पूरी तरह से परास्त किया जापान ने। फिर थोड़े दिनों बाद 1905 में रूस से लड़ा, रूस के साथ युद्ध हुआ जापान का, और उसे भी पूरी तरह से परास्त किया। और 1912 से 26 की जो अवधि है, वह जापान को आगे जाने में बहुत मदद किया, उसको विस्तारवादी बनने में, उसको बड़ी फौजी ताकत बनने में उस अवधि ने बहुत मदद की। फिर पहला जो विश्व युद्ध हुआ उसमें जापान ने ज्वाइन किया और एलाइड्स के साथ ज्वाइन किया, जहाँ पर कि ब्रिटेन थे, फ्रांस था, अमेरिका था, उसके साथ जापान भी जुड़ गया। और 1931 में मंचूरिया पर उन्होंने आक्रमण किया, जो चीन का भूभाग था, और इन्वेड कर लिया उसे। फिर 1937 में मेनलैंड जो चाइना का है उस पर आक्रमण किया, बहुत से भूभाग उन्होंने जीत लिए। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ आपको। और 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज्वाइन कर लिया उन्होंने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो उन्होंने ज्वाइन किया वो अलाइड्स के साथ नहीं, एक्सिस के साथ, जहाँ हिटलर भी थे जर्मनी के और जहाँ इटली भी थे, ये तीनों मिलके अलाइड्स के खिलाफ खड़े हो गए। और 1941 में जापान की हिम्मत देखिए, उन्होंने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। ये कहानी हुई, लेकिन वही पर्ल हार्बर की कहानी जो शुरू होती है जापान की, वही जापान की अंत की भी कहानी शुरू होती है। उसी पर्ल हार्बर के कारण अमेरिका ने 2 बड़े बड़े न्यूक्लियर बम नागासाकी और हिरोशिमा पर गिरा दिया और पूरी तरह से परास्त किया जापान को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और साथ ही साथ रूस ने भी आक्रमण किया था मंचूरिया पर, उसे भी ले लिया। तो ये जापान की कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की रही। और जापान को और जर्मनी को यूएनओ ने माना कि यही युद्ध के अपराधी हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वॉर क्राइम्स। और वॉर क्राइम साबित करने के लिए टोक्यो ट्रायल हुआ यूनाइटेड नेशन का। टोक्यो ट्रायल चल ही रहा था कि 1952 में यूएनओ ने सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी करवाई। उस ट्रीटी में 49 देशों ने साइन किया उस पर। उसी ट्रीटी में यह तय हो गया कि आज से जापान को फौज रखने का कोई हक नहीं होगा, अधिकार नहीं होगा, सारा अधिकार ले लिया उसने। लेकिन सुरक्षा की तब भी बात थी, तो अमेरिका ने उसके सुरक्षा की जवाबदेही ले ली। और आज भी आप देखेंगे वहाँ 50,000 अमेरिकी फौज सब दिन वहाँ पर रहती है जापान में। और उसमें जो खर्चा होता है इन फौजियों का, वो उन खर्चों का वहन जापान करता है। और सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी जो हुई, उसने आश्वस्त किया दुनिया को फिर ऐसा युद्ध ना हो, फिर जापान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में कहर ना बरपा दे, जिसके चलते कि अणुबम उस पर ड्रॉप किया गया। ये बात हुई। लेकिन वो कहा जाता है कि जापान को सैनिक रखने का, फौज रखने का अधिकार नहीं है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जापान में फौज है, और फौज छोटा मोटा नहीं, वहाँ पर अभी भी वहाँ पर 2.5 लाख फौजी हैं वहाँ पर। और 2.5 लाख फौजियों के लिए वहाँ 50 बिलियन का हर साल डिफेंस बजट है। ये भी सच है। इसके बावजूद ही वहाँ नेशनल डिफेंस एकेडमी भी है। तो ये रही जापान की बात, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात। तो ये जापान के बारे में जो मैंने कही अभी कि वहाँ उसको फौजी अधिकार नहीं है, फौज रखने का,
फिर भी फौज है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से 2.5 लाख फौज है और 60,000 करीब रिजर्व फोर्स भी है और डिफेंस बजट भी है और नेशनल डिफेंस एकेडमी भी है। लेकिन इस माने मैं इस बात को साफ कर दूं कि जो फौज है वो डिफेंसिव फौज है, ऑफेंसिव नहीं है। ऑफेंसिव फौज रखने का, आक्रामक फौजी होने का उन्हें जापान को अधिकार नहीं है। ये सुरक्षा का पूरा अधिकार है। अमेरिका भी है सुरक्षा करने के लिए और खुद अपनी फौज भी है। तो ये एक बात हुई। तो सबसे पहले जो बात मैंने आपसे शेयर की थी वो था जापान के मायूसी की बात, वो अणुबम का जो प्रभाव था उसकी बात। फिर दूसरी बात मैंने शौर्य की बताई। अब तीसरी और अंतिम बात मैं आपसे करूँगा वहाँ के विकास की, आर्थिक विकास की। जब एक मुल्क इतना शौर्यवान हो लेकिन अणुबम ने उसे मायूस कर दिया हो और फिर से जब उठा हो तो इतनी दूरी तक गया हो, जो एक चमत्कार है। चमत्कार इसलिए भी है कि 1990 होते होते दुनिया की आर्थिक विकास को अगर ध्यान से देखेंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी ताकत बन गई वो। अमेरिका के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नंबर 2 कंट्री था वो, और लगातार नंबर 2 कंट्री बने रहे 2010 तक। जब चाइना ने उसे सुपरसीड कर लिया तब भी वो तीसरे चौथे नंबर पर हैं आर्थिक विकास में पूरी दुनिया में। और उसकी जीडीपी वो 6 ट्रिलियन है, लगभग भारत से डबल है, 6 ट्रिलियन। और उसका जो बायलैटरल ट्रेड है चाइना के साथ 300 बिलियन डॉलर का उनका व्यापार है। उसमें से जापान जो निर्यात करता है वो 160 बिलियन डॉलर का, और चाइना से जो सामान आता है इंपोर्ट वो करीब करीब है 190 बिलियन डॉलर। और भारत के साथ जो व्यापार है वो कुल मिला के 18 बिलियन की है। भारत एक्सपोर्ट करता है 6 बिलियन और वहाँ का सामान लेता है 12 बिलियन का। ये व्यापार खूब चल रहा है उनका इन सारे देशों के साथ। इन्हीं सारी परिस्थितियों में उनकी आर्थिक विकास को हम समझ सकते हैं। लेकिन उनकी परेशानी चाइना से है। जापान के पास 8,000 द्वीप समूह है। उसमें से कुछ द्वीप हैं, कुछ आइलैंड हैं जो झगड़े का कारण है, डिस्प्यूटेड है चाइना के साथ, और बीच बीच में वो झगड़े का कारण बन जाता है। हालांकि युद्ध हुआ नहीं है लेकिन युद्ध जैसा माहौल तो हो ही जाता है, आमने सामने खड़े हो जाते हैं लोग। और उसकी जो मैरीटाइम बाउंड्री है, समुद्री सीमा है, वो समुद्री सीमा भी वहाँ के जो देश हैं जिनके साथ उनकी सीमा मिलती है वो है चाइना, दूसरा है रसिया, और तीसरा है नॉर्थ कोरिया, चौथा है ताइवान, और पांचवा है फिलीपींस। और 2 समुद्र भी मिला है साथ में, वो है चाइना सी और दूसरा सी ऑफ ओखोस्क। 2 समुद्र, ये चारों पांचों देश उनकी समुद्री सीमा है, जमीन की सीमा उनको किसी से नहीं मिलती है। तो जहाँ तक चीन और जापान की बात है, अगर दोनों देशों के संबंध सौहार्द हैं, शांतिपूर्ण हैं, तो उसका कारण होता है वहाँ का व्यापार, दोनों का व्यापारी हित, ट्रेड इंटरेस्ट, उसके कारण संबंध बना हुआ है। लेकिन जब संबंध कोलैप्स होता है, जब युद्ध जैसा माहौल होता है, उसका कारण है पूरे इतिहास में दोनों जो हैं वो आपस में लड़ते रहे हैं, दोनों में स्पर्धा बनी रहती है। तो युद्ध के माहौल के कारण संबंध दोनों के खराब होते हैं और व्यापार के कारण संबंध बने हुए हैं। इसलिए उसे आप कह सकते हैं कि जो रिलेशन है जापान और चाइना का, वो कंटेनमेंट और कोएग्जिस्टेंस इस पर आधारित है। जहाँ तक भारत की बात है, सामाजिक स्तर पर बहुत गहरा संबंध है, बहुत पुराना संबंध है, और अभी का जो संबंध है बहुत दोस्ताना है, फ्रेंडली है, बहुत कोऑपरेटिव है, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सामरिक भी है। तो भारत और जापान का जो संबंध है वो संबंध को आप कह सकते हैं कि ये इंगेजमेंट का है और फ्रेंडली है।
और फ्रेंडली है।